हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट जून 2022। ओके, जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है ऑक्सीजन रिपेयर सिस्टम पे। रिप्लेस ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ DNA अराउंड द साइट ऑफ डैमेज। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन ई कोलाई। ओके, तो ई कोलाई के अंदर बताया है। ओके, तो हमें यहाँ पे देखना है कि ऑल करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे इजी स्टेटमेंट जो दिखाई दे रहा है वो है सी स्टेटमेंट। उसमें कहा है कि द गैप जनरेट इज फिल इन टिपिकली बाई DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। ये सभी को पता होता है कि जो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वही गैप को फिल करता है। ठीक है, जो गैप जनरेट होता है उसको फिल करता है। तो ये ऑप्शन सही है। अब ये ऑप्शन सही है तो ये 2 में दिया हुआ है, 3rd में और 4 में। अब उसके बाद में क्या है, जो ए है, ए में क्या कहा कि UVRB होमोडाइमर क्रिएट द निक ऑन द स्टैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द लेसन। ये आपका गलत है। ठीक है, ये जो होता है ये आपका गलत है कि वो DNA के दोनों तरफ एक स्टैंड को कट करता है। ठीक है, UVRB। तो अगर आपका ए गलत होगा तो ए आपका फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद में बी कह रहा है कि जो 50 से 60 रेजिड्यू लॉन्ग स्ट्रेच है ऑफ DNA बिटवीन द टू निक इज रिमूव बाय द एक्शन ऑफ UVRD। तो वहाँ पे जो आपके स्ट्रेच ऑफ DNA बिटवीन टू निक इज रिमूव, उनको रिमूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, UVRD। ओके, तो ये भी आपका सही है। और अगर बी सही है तो बी है आपका लास्ट वाले ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 3rd भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में कहा है कि द डिस्टोर्शन कोज्ड बाय द लेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय UVRA UVRB कॉम्प्लेक्स। ओके, कि यहाँ पे जो डिस्टोर्शन कोज बाय लेशन है उसको रिकॉग्नाइज एंड बाउंड जो है वो UVRA और UVRB के बी कॉम्प्लेक्स के द्वारा हो रहा है। तो हमें बताना था यहाँ पे ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑल करेक्ट स्टेटमेंट आपके B, C एंड D हो जाएंगे। ए आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो BCD आपका इस करेक्ट आंसर। इसकी क्वेश्चन ID थी 252। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है नॉर्मली जो ये DNA स्ट्रक्चर होती है वहाँ से। ठीक है, तो ये एक्सरे उनका दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस पैटर्न ऑफ 2 फॉर्म ऑफ DNA A एंड B। यहाँ पे 2 फॉर्म दे दी DNA A एंड DNA B की। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस पैटर्न आर गिवन ब्लू। और इनमें से हमको विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैव करेक्ट स्टेटमेंट, और हमको यहाँ पे जो है करेक्ट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है फॉर्म ए, ये आपकी BDNA की है। और अक्सर हमें बुक्स के अंदर या जब भी हम वाटसन एंड क्रिक के ये पढ़ते हैं तो तब हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ओके, लेकिन अगर फिर भी हम नहीं पहचान पाए तो हमें ये स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ने चाहिए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कोरस्पॉन्डिंग टू A इज शो बाय फॉर्म 1। ये बोल रहे हैं कि A जो है, ए जो आपका दिया हुआ है वो ए का है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो ए DNA का वो दिया हुआ है इमेज। और यहाँ पे जो है लिविंग 0.6 बेस पेयर पर टन पाए जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड में कहा कि जो
सेकंड वाला है वो बी है। अब फर्स्ट वाला तो ए नहीं है, सेकंड वाला बी नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला आपका क्या है, बी है, और ये इधर ए है, तो इसलिए ये सभी के सभी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। और उसके बाद में वैसे भी इन्होंने अगर आप ये पहचान भी नहीं पा रहे तो ये बेस पर टन देख सकते हो कि इन्होंने कहा कि बी डीएनए में 11.6 पाए जा रहे हैं, जबकि ये गलत है। 11.6 आपका बेस पेयर पर टन आपके डीएनए ए में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था उसमें 10 बेस पेयर पर टन आपका डीएनए बी में होता है, तो इसलिए एक ही यहाँ पे दिया हुआ है 10 बेस पेयर डीएनए बी, और वो दिया हुआ है डी में। अब आपका ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटसन एंड क्रिक ने यही बताया हुआ था कि जो बी डीएनए होता है उसके अंदर 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, ठीक, करेक्ट। तो डी आपका सही है। अब डी आपका जब सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन यहाँ पे है और एक यहाँ पे, लेकिन ये आपको पता है कि जो ए डीएनए होता है उसमें 11.6 बेस पेयर पर टर्न पाए जा रहे हैं, तो इसलिए आपका सी एंड डी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ये नॉर्मली स्ट्रक्चर से दिया होता है। अगर यहाँ पे हम अदर की बात करें कि जैसे वैसे तो हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, और वो उन्हीं स्टेटमेंट्स पे या फिर जो स्ट्रक्चर होती है और कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए है उन्हीं पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम बी फॉर्म की बात करें तो बी फॉर्म आपकी राइट हैंडेड होती है, उसमें रिपीटिंग यूनिट जो है 1 बेस पेयर की होती है। यहाँ पे अगर ट्विस्ट एंगल की बात करें तो 34.3 डिग्री होता है, और इधर मैन बेस पेयर पर टन की बात करें तो 10.4 होता है, ओके। और अगर यहाँ पे राइज पर बेस अलोंग एक्सिस की बात करें तो 3.33 एंगस्ट्रोन होता है। पिच पर टन की बात करें तो 33.2 एंगस्ट्रोन होता है। और इधर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कॉन्फॉर्मेशन है वो किस प्रकार का पाया जाता है, एंटी टाइप का पाया जाता है, ठीक है। और अगर शुगर पकरिंग की बात करें तो वो C2 एंडो यहाँ पे देखने को मिलती है। बी डीएनए फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। इधर डायमीटर जो होता है वो आपका 20 एंगस्ट्रोन होता है। मेजर ग्रूव आपका वाइड एंड डीप होता है, और माइनर ग्रूव आपका नैरो एंड डीप होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो जिनमें से हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इंक्लूडिंग इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक ट्रिगर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इन द लीवर बाय द हार्मोन एपिनेफ्रिन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और हमको यहाँ पे राइट ऑर्डर बताना था कि कौन सा आपका राइट ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले क्या है, ए में क्या कहा है, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन, जी अल्फा बीटा गामा ये होता है, आपको पता है, जी प्रोटीन या जी पीसीआर है जहाँ पे होता है, ठीक है, बाय द एक्टिवेटेड रिसेप्टर। ये सबसे पहले आपका एक्टिवेशन होगा ऑफ जी प्रोटीन का। सबसे पहले क्या होता है, जी प्रोटीन का एक्टिवेशन, ये। उसके बाद में आपका डी आएगा। अब डी में क्या कहा है, एडेनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेशन होगा। थर्ड में आएगा आपका सी, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेशन, जो 3,5 साइक्लिक एएमपी, ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिव होगा, ओके, या एक्टिव नहीं, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेशन होगा। और उसके बाद में आएगा आपका बी, मतलब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेशन होता है, ओके। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ जीपीसीआर,
देन आपका ACA, ओके। उसके बाद में आपका सेकेंडरी मैसेंजर, देन आपका प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेशन, ओके। ओके, तो आपने देखा होगा कि एंटीरियर साइड पे कोई भी आपका सिग्नल आएगा और वो GPCR पे आके बाइंड होता है, तो उसके बाद में साइटोसोल में GPCR जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद में GTP का रोल होगा और G प्रोटीन एक्टिवेटेड होंगी। देन आपका इफेक्टर एंजाइम एडेनाइलिल साइक्लेज एक्टिव होगा और देन आपका एक्टिव इफेक्टर जनरेट्स सेकेंडरी मैसेंजर CAMP, ओके। और ये प्रोसेस होने के बाद CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ओके, ये होगा। और इसमें क्या होगा कि जो रेगुलेटरी सब यूनिट और जो कैटालिटिक सब यूनिट है वो दोनों अलग हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उस पर CAMP आके बाइंड हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे जो दो कैटालिटिक सब यूनिट हैं वो दोनों अलग हो जाएंगे। अब वो जो कैटालिटिक वो हैं सब यूनिट, वो क्या होंगे, जब वहाँ से रेगुलेटरी प्रोटीन पे CAMP आके बाइंड हुआ तो वो अलग हो गई, है ना। तो उसके बाद में जो कैटालिटिक यूनिट है वो रेगुलेटरी से अलग हो जाएगी। एक्टिव कैटालिटिक यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज होगा और ये अब जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद में वहाँ पे जो ये C है कैटालिटिक सब यूनिट, वो इनएक्टिव CREB को क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी। CREB, ये याद रखना, ठीक है। तो लास्ट में जो ये कैटालिटिक सब यूनिट है वो इसका काम क्या है, न्यूक्लियस में जाके इनएक्टिव CREB को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, ओके। एक्टिव फॉर्म किसकी, CREB की एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगी। और वो फिर क्या करेगी, स्टिमुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन। देन अब लास्ट में आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा एंड ये आपका पूरा प्रोसेस जो है किसका है, GPCR का। तो आप ये देख सकते हो कि इन्होंने जो है पूरा कंप्लीट GPCR को ही एक जो है प्रोसेस के थ्रू या राइट ऑर्डर के थ्रू इन्होंने पूछा हुआ था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स।